हुकूमती उम्मीदवार जिस अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दिफा टीवी टॉक शोज में बैठकर कर रहे हैं, इससे लगता नहीं कि इनको खुद भी अंदाजा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ओपोजिशन से अपने नुकात मनवाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनका मुसलसल इस्तदलाल है कि ओपोजिशन अपनी शिकस्त के लिए बहाने तैयार रखना चाहती है। इस दलील को यह हकीकत मजीद मुज़ाहक़-ख़ेज़ बना देती है कि हुकूमत इस एक साल में करीब आधा दर्जन ज़िमनी इंतखाबात हार चुकी है, और इसमें इसकी नौशहरा की वो सीट भी मौजूद है जिस इलाके से खटक खानदान खुद इलेक्शन लड़ता रहा है। अभी हाल ही में पंजाब में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में इसकी नशिस्तें नून लीग की जीती नशिस्तों से तकरीबन आधी रही हैं, और ये पंजाब की तारीख में पहली बार है कि हुकूमती जमात कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हार गई हो। यहाँ तक कि जब 2015 में इन्हीं कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात हुए थे तो हुकूमती जमात उस वक्त ऑपोजिशन में थी। इसने तब भी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी जितनी इस मरतबा दिखाई है। तो जहाँ तक मकबूलियत की बात है और इलेक्शन नताइज से खौफ का ताल्लुक है, दावे ऑपोजिशन के ही दुरुस्त नजर आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर शायद हुकूमत का काम चलने वाला नहीं। अब देखते हैं कि ऑपोजिशन के दावों में दरअसल कितनी हकीकत है, या यूं कहिए कि इनके खदशात किस हद तक जायज हैं। इस मकसद के लिए 14 मई 2021 को नया दौर के लिए लिखे आतिफ मजीद के मजमून से मदद लेना होगी। आतिफ मजीद उस टीम का हिस्सा हैं जिसने ये मशीनें बनाई, और अपने इस मजमून में उन्होंने इसके साथ जुड़ी मुश्किलात, खतरात, खदशात और अखराजात का तफसीली जायजा लिया है। इस मजमून में जो नुकात वो उठा रहे हैं, ये क़ारीन के सामने आसान ज़बान में रखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो वोटर की शनाख्त है। ये शनाख्त वोटर के अंगूठे के निशान से होगी, जो कि नादरा के डेटाबेस से ही मुमकिन होगी, और वो इन मशीनों में फीड होगा। अब नादरा का कहना है कि ये पाकिस्तान भर में ज़्यादा से ज़्यादा 82% अंगूठों या उंगलियों के निशानात की तस्दीक कर सकती है, यानी बेहतरीन हालात में भी 18% अफराद के अंगूठों के निशानात की तस्दीक नहीं हो सकेगी। अब इसको ज़रा फीसद की बजाय असल तादाद में तब्दील करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि औसतन हर हलके में 74,750 वोट ऐसे हो सकते हैं जिनकी नादरा शनाख्त कर ही नहीं सकता, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इनकी तस्दीक मुमकिन नहीं। 2018 के इंतखाबात में मुल्क के 32%, यानी हर 3 में से 1 हलकों में फतह और शिकस्त का मार्जिन 10,000 वोट से कम था। 43% में यह फ़र्क 15,000 वोट से कम था, और 50% हलके ऐसे थे जहां यह फ़र्क 20,000 से कम था। यानी इन हलकों में ऐसे वोटों की तादाद जिनकी तस्दीक नादरा नहीं कर सकता, जीत के मार्जिन के मुकाबले में 4 से 8 गुना ज्यादा हो सकती है। अब याद रहे कि नादरा करीब 20 साल से यह डेटा इकट्ठा कर रहा है, और इस वक्त यह सूरत हाल है। दूसरी चीज जो सामने लाई जा रही है वो ये है कि 3,50,000 वोटिंग मशीन लाकर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग करवाई जा सकेगी, लेकिन हकीकत यह है कि हमें करीब 10 लाख मशीनें चाहिए। 2018 इंतखाबात में 85,000 पोलिंग स्टेशन पर 2,42,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसका मतलब है कि हमें 85,000 वोटर्स की तस्दीक करने वाली मशीनें, 1,70,000 कंट्रोल यूनिट और 3,40,000 प्रिंटर बैलेट बॉक्स चाहिए होंगे, और 3,40,000 ही बैलेट यूनिट भी दरकार होंगे। इसका मतलब है कि हमें 1 साल तक रोजाना 3,000 यूनिट बनाने वाले कारखाने चाहिए। अब एक हल तो यह हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क को यह ठेका दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हसास मामला किसी और मुल्क की मुदाखलत के जरिए पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इस बात का क्या सबूत है कि ये मुल्क या ममालिक अपने मफादात के लिए इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर देंगे जिसको बाद में ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसा हाल ही में हुआ है कि जब फिलिपाइन की फौजी इंटेलिजेंस ने इन्हें बताया कि चीन इनके अंदरूनी मामलात पर असरअंदाज होने के लिए ऐसा कर सकता है, और फिर फिलिपाइन को यह ठेका ताइवान को देना पड़ा। चीन ने इन इल्जामात की तरदीद की, लेकिन इससे दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। रह गई हमारी लोकल या निजी कंपनियां, तो हकीकत यह है कि फिलहाल हमारे मुल्क में ऐसी कोई कंपनी नहीं कि जिसकी ये इस्तेदाद हो कि वो रोजाना 3,000 यूनिट बना सके, और अगर किसी की हो भी तो वो सरकारी इदारा ही हो सकता है जिसके ऊपर किसी का एतबार वैसे ही नहीं। अब जरा इंतखाबात के बजट की भी बात हो जाए। 2018 के इंतखाबात में हमारा कुल बजट 21 अरब रुपए था, जबकि इस मरतबा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कीमत आज के डॉलर के हिसाब से करीब 80 अरब रुपए बनती है। और ये सिर्फ मशीनों की कीमत है, इनकी पैकेजिंग या इनका लाना ले जाना इसमें शामिल नहीं। आवाम को और स्टाफ को जो तरबियत इसके इस्तेमाल के लिए चाहिए होगी, इसके अखराजात भी इसमें शामिल नहीं है। अब आ जाइए टेक्निकल सपोर्ट की जानिब। 130 जिलों में बैक वक्त होने वाले इलेक्शन के लिए आपको हमा वक्त टेक्निकल सपोर्ट के लिए स्टाफ दरकार होगा। किसी भी जगह पर कोई मशीन खराब हो सकती है, ख्वाह इसकी कितनी ही तंदही से टेस्टिंग की जा चुकी हो। कई मरतबा स्टाफ से भी गलतियां होंगी। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर फोन पर यह सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए, और अगर फोन पर मसला हल नहीं होता तो टेक्निकल स्टाफ को मौके पर पहुंचना होगा। मौके पर पहुंचकर भी मसला हल नहीं होता तो इस मशीन को महफूज करके नई मशीन इंस्टॉल करना होगी, और बाद में दोनों नताइज को इकट्ठा करना होगा। यह सब कुछ 8 घंटे के पोलिंग वक्त के दौरान ही होना है, और यह हकीकी खदशात हैं जो दुनिया में हर वक्त मौजूद, हर जगह रहते हैं। भारत में यह निज़ाम मौजूद है, और इसके लिए मुकम्मल इंतजामात बरसों में जाकर मुकम्मल हुए हैं। आगे आइए,
طریقہ کار یہ وضع کیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک مشین پر اپنی پسند کے امیدوار پر مہر لگا کر اس کی تصدیق کریں گے تو ایک کاغذ پرنٹ ہوگا جس سے آپ تصدیق کر سکیں گے کہ جو ووٹ آپ نے مشین پر کاسٹ کیا وہی کاغذ پر بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ نظام بھارتی انتظام سے بھی بہتر ہے، لیکن کاغذات کے پرنٹ ہونے کے لیے پرنٹر کی ضرورت ہوگی اور یہ بیٹری پر ممکن نہیں۔ ان کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوگی اور پاکستان میں بجلی کی صورتحال سے کون واقف نہیں۔ پھر ان مشینوں کو 5 سال میں محض ایک بار استعمال کیا جانا ہے۔ ان کی سٹوریج کے لیے علیحدہ سے انتظامات کرنا ہوتے ہیں تاکہ یہ مشینیں خراب نہ ہوں۔ آئرلینڈ نے اسی وجہ سے اس نظام کو تلف کیا کیونکہ سٹوریج کے اخراجات حد سے زیادہ تھے۔ واضح رہے کہ اس میں محض سٹوریج کا مسئلہ نہیں ہوتا، 5 سال ان مشینوں نے ایک جگہ رکھے رہنا ہے تو صرف یہی یقینی بنانا ضروری نہیں کہ یہ خراب نہ ہو، بلکہ یہ یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ اس دوران ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ ہو۔ اس کے لیے ان کو بلکہ مزید ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے سافٹ ویئر کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر کے اگلے انتخابات کو مینج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہالینڈ بھی ان اولین ممالک میں سے تھا جس نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا شروع کی تھی اور 2007 میں سے تلف کر دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی سیکیورٹی خدشات ہی تھے۔ اور آخر میں، کیا اس مشین سے ووٹر کی شناخت کی جا سکے گی؟ اس مقصد کے لیے ووٹ ڈالنے کے عمل کو ووٹر کی شناخت کے عمل سے جدا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہر ووٹ پر تاریخ اور دن موجود ہے، کس وقت کس ووٹر کی شناخت کی گئی اور کس وقت کس کو ووٹ ڈالا گیا، دونوں کو یکجا کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا ووٹر کس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے۔ سوال لہٰذا یہاں یہ ہے کہ یہ نظام جو اس امید پر لایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے انتخابات کو شفاف بنانے میں مدد کرے گا، اگر ان پر مزید سوالات اٹھانے کا موجب بن جائے تو پھر اس کو لانے کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟